ओके, साउंड आ रहा है अभी? हेलो एवरीवन। तो ऑल ऑफ यू आर एबल टू हियर मी? साउंड ओके? वीडियो ओके? ऑडियो वीडियो ओके? साउंड आ गया? तो गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी बच्चों, अभी आ गया साउंड? चलो बहुत ही बढ़िया। हम्म। चलो बहुत बढ़िया। तो फिर क्लास शुरू करते हैं। ये बताइए, लास्ट क्लास के जो भी डाउट्स वगैरह थे वो सारे क्लियर हो गए हैं? लास्ट में जो भी हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं? ठीक है। चलिए, तो बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो आज हम लेक्चर 3 देखने वाले हैं। लेक्चर 3 में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स देखेंगे। तो यहाँ पर जो आज का एजेंडा रहेगा, हम ये दो चीजें डिस्कस करेंगे। क्या? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील इन टेंशन और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील इन कंप्रेशन। ठीक है। चलिए, तो होमवर्क क्वेश्चन पे आते हैं सबसे पहले। तो लेट अस मूव ऑन टू होमवर्क क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो ये वाला होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। अ बार ऑफ वेरिंग स्क्वायर क्रॉस सेक्शन is loaded symmetrically as shown in the figure. Load shown are placed on one of the axis of symmetry. एक मिनट। तो जो भी लोड्स हैं वो एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर हैं। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ से लाई कर रही होगी? एकदम बीचों बीच से, ठीक है ना। तो यानी कि जो लोडिंग है वो सिमेट्रिकल है। लोडिंग इज सिमेट्रिकल। ठीक है। इग्नोरिंग सेल्फ वेट, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एनीवेयर इज। तो अगर हमको क्या सेल्फ वेट कि इसका और इसका कोई भी सेल्फ वेट है, खुद का कोई वेट है, उसको इग्नोर कर देना है। और उसको इग्नोर करने के बाद ये चेक करना है कि क्या मतलब इन दोनों सेक्शंस में से, मतलब इसमें जो सेल्फ वेट मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है वो कितना आ रहा होगा। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रेस को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम स्ट्रेस को चेक करने के लिए हम ये दो सेक्शंस मान लेंगे। देखो, ये वाला सेक्शन अगर लेंगे ना। अच्छा, इसका डायग्राम सबको समझ में आ रहा है कि किस तरह का अरेंजमेंट है? ये डायग्राम सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप लोगों को शायद डायग्राम समझने में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है। तो इसके डायग्राम को समझने के लिए क्या करें, एक बॉक्स लेते हैं। ठीक है। आई विल टेक अ बॉक्स। मैं ढूंढ रहा हूँ। हाँ ठीक है, एक बॉक्स मिल गया। ठीक है, चलिए। तो मेरे पास एक बॉक्स है। ठीक है। ये बॉक्स है, ये समझ लो कि ये ऊपर वाला बार है और ये क्या है, ये छत से चिपका हुआ है। ठीक है। सो दिस बॉक्स इज अटैच्ड एट द टॉप। और फिर इसके साथ ये नीचे एक और बॉक्स अटैच्ड है ना। इस तरह का फिगर बनेगा। इस तरह का फिगर बनेगा। ठीक है ना। तो एक और पार्ट इस तरह से अटैच्ड है। तो नीचे वाला पार्ट क्या है, छोटा है। नीचे वाला पार्ट छोटा है। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है इसका भी, नीचे वाले पार्ट का भी स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का साइज क्या है? 50 mm बाय 50 mm। ये भी 50 mm है और ये भी 50 mm है। ऐसे में भी 50 mm, ऐसे में भी 50 mm। क्लियर है? ये भी 50 mm, ये भी 50 mm। तो इसका जो एरिया हो जाएगा यहाँ पर, एरिया कितना हो जाएगा? 50 × 50। ठीक है ना। ये एरिया हो जाएगा। और ये चिपका हुआ किससे है? एक बड़े बॉक्स से, है ना। तो ये एक बड़े बॉक्स से इस तरह से चिपका हुआ है। ठीक है, इस तरह से चिपका हुआ है नीचे। तो जो बड़ा बॉक्स है उसका साइज कितना है? उसका साइज है 100 mm बाय 100 mm। ठीक है ना। तो ऐसे में भी 100 mm है और ऐसे में भी 100 mm है। दोनों तरफ से 100 इस तरह से है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये तो समझ में आ गया कि ये किस तरह का फिगर है। ठीक है ना। अब जो नीचे वाला बार है ना, छोटा वाला बार, इसके ऊपर 50 किलो न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है ना। तो इसके अंदर जो स्ट्रेसेस आएंगे वो सिर्फ किसकी वजह से आएंगे? 50 किलो न्यूटन की वजह से आएंगे। ठीक है। और ये बड़ी वाली जो है, इसके अंदर कितने स्ट्रेसेस आएंगे? ये आएंगे, यहाँ पर 100 किलो न्यूटन है और यहाँ पर 100 किलो न्यूटन है। तो इस 50 वाला लोड जो है ये तो ट्रांसफर हो ही रहा है ऊपर, और ये 100 और ये 100, ये दोनों लोड भी ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है। तो यानी कि इस वाले बार के ऊपर टोटल कितना लोड आ रहा होगा? इस वाले बार के ऊपर टोटल कितना लोड आ रहा होगा? इस वाले बार के ऊपर 250 किलो न्यूटन का लोड आ रहा होगा। 100 यहाँ पर, 100 यहाँ पर, 200 और 50 यहाँ पर, 250 किलो न्यूटन लोड आ रहा है यहाँ पर। और इस वाले बार के ऊपर कितना लोड आ रहा है? इस वाले बार के ऊपर आ रहा है 50 किलो न्यूटन का लोड। ठीक है। तो अब हमको करना क्या है? देखो, यहाँ पर लोड ज्यादा है तो एरिया भी ज्यादा है। तो सीधे सीधे नहीं कह सकते कि यहाँ पर ही स्ट्रेस ज्यादा होगी। अगर लोड बढ़ गया तो एरिया भी बढ़ गया, और यहाँ पर लोड कम है तो एरिया भी कम है। तो हमको मैक्सिमम स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए एक बार यहाँ पर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं और एक बार यहाँ पर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोनों जगह पर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों में से जिस जगह पर स्ट्रेस ज्यादा आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले
सिग्मा वन कैलकुलेट करते हैं सेक्शन 1 1 पर। ठीक है, तो सेक्शन 1 1 पर सिग्मा वन कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा P1 अपॉन A1। P1 यहाँ पर जो लोड एक्ट कर रहा होगा इस वाले पार्ट पर, लोड कितना एक्ट कर रहा होगा, 100 प्लस 100 प्लस 50, यानी 250 किलो न्यूटन। 250 किलो न्यूटन को हम न्यूटन में कन्वर्ट कर देते हैं, न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 250 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितना हो जाएगा, ऐसे में 100 है और पीछे बैकवर्ड में भी 100 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100 mm², mm²। ठीक है ना। चलिए तो एक मिनट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए तो बड़ा आसान है, ये आ जाएगा 25 न्यूटन पर mm², 25 न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये आ जाएगा सिग्मा वन। सिग्मा टू अब कैलकुलेट कर लेते हैं, सिग्मा टू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वाले पार्ट पर जो स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, इस वाले पार्ट पर स्ट्रेस, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो लोड हो रही होगी डिवाइडेड बाय इसका एरिया। तो लोड कितनी है P2 डिवाइडेड बाय एरिया A2। तो लोड कितना है यहाँ पर 50 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय एरिया आ जाएगा 50 इंटू 50, ये हो जाएगा mm²। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर 20 न्यूटन पर mm²। ठीक है ना, दिस विल कम आउट टू बी 20। चलो तो अब इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, 25 वाला ज्यादा है या 20 वाला ज्यादा है, 25 वाला ज्यादा आ रहा है या फिर 20 वाला ज्यादा आ रहा है, कौन सा ज्यादा आ रहा है, 25 वाला ज्यादा आ रहा है ना। तो मैक्सिमम स्ट्रेस पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 25। ओके, करेक्ट आंसर विल बी बी, बी नहीं सी 25। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ में आया कि नहीं आया। बट ऊपर वाला तो रेक्टेंगल है, किसने कहा रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल। ठीक है, लेकिन हमको ये वाला लोड जो आ रहा होगा ना, ये क्रॉस सेक्शन पे आ रहा है। क्रॉस सेक्शन पता है क्या होगा, ऐसे देखने में तो ये भी रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, बट जो लोड एक्ट कर रहा है, लोड रेजिस्ट कौन कर रहा है, ये वाला एरिया रेजिस्ट कर रहा है, ये वाला। ठीक है ना, तो क्रॉस सेक्शन देखना है, क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ये 100 ये 100। ठीक है, लोड तो ये वाला पार्ट रेजिस्ट कर रहा है ना, ये वाला क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, ये वाला एरिया। क्लियर, कोई दिक्कत। सर ये क्वेश्चन गेट है आया था, हाँ बिल्कुल गेट में आया था, तो ये चीज समझ में आ गई। ये रेक्टेंगल दिखने में दिख रहा है रेक्टेंगल, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है, 3 डायमेंशनल नहीं है। विदाउट कैलकुलेटर कैसे करेंगे, बिल्कुल ये इसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, इसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, बिना इतनी कैलकुलेशन तो खुद से आनी चाहिए, बड़े आराम से हो जाएगा बिना कैलकुलेटर के। ठीक है, इतनी भी कैलकुलेशन अगर खुद से नहीं कर पाओगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन सेम ही नहीं है तो हम कैसे, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, ये जो फोर्स है इस लाइन के अबाउट, मिड लाइन के अबाउट, क्या सिमेट्रिकल नहीं है, ये 100 और ये 100। अगर यहां पर एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ठीक है, यहां से एक आदमी 100 किलो न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, और यहां से 100 किलो न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी फोर्स आएगी, इसके अंदर 100 किलो न्यूटन की फोर्स आ जाएगी, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर 50 किलो न्यूटन की फोर्स लगा दी और यहां पर 50 किलो न्यूटन की फोर्स लगा दी, ठीक है, और ये सेंटर लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। ठीक है, सिमेट्रिकल का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है, दोनों सिमेट्रिकल हैं, तो तब भी क्या सेमी फोर्स रहेगी इसके अंदर 100 किलो न्यूटन, या कुछ और हो जाएगी, बताओ जरा। ये 50 और 50 को ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें।
100 इंटू 100 क्यों किया? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 100/100 है, ठीक है। 100 mm इंटू 100 mm क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, ठीक है। और कितने बच्चों ने घर पे ट्राई किया था ये बताएं, किन किन बच्चों ने ट्राई किया था ये क्वेश्चन? किसी ने किया था? मुझे नहीं लगता। जो बच्चे इस तरह के डाउट पूछ रहे हैं उनने तो नहीं किया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी गेट का क्वेश्चन है, ठीक है। इन अ मटेरियल अंडर अ स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेन अ 10/10 mm स्क्वायर, तो यहाँ पर 10 mm/10 mm का एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। इस स्क्वायर के ऊपर यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना ये डिफॉर्म कर गया, ठीक है। तो ये किस तरह से डिफॉर्म कर गया? आप देख सकते हो कैसा डिफॉर्मेशन हो रहा है, ये शेयर के अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इसका डिफॉर्मेशन कैसा हो रहा है? ये शेयर स्ट्रेन आ रहा है, ठीक है ना। शेयर स्ट्रेन आ रहा है, समझ में आया? जब शेयर स्ट्रेन आ रहा है तो आप एक चीज देखो यहां पर, ये वाला फेस कौन सा फेस है? ये वाला फेस नेगेटिव एक्स फेस, ठीक है। ओरिजिनली ये ऐसा था, अभी ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो बाद में डिफॉर्म होने के बाद बता रहे हैं, है ना। ये वाला नेगेटिव वाई फेस था, ये दोनों नेगेटिव एक्स फेस और नेगेटिव वाई फेस, नेगेटिव एक्स फेस और नेगेटिव वाई फेस के बीच का एंगल क्या हुआ? बढ़ गया ना। नेगेटिव एक्स फेस और नेगेटिव वाई फेस का एंगल बढ़ गया, ठीक है। और यहां पर देखो ये था पॉजिटिव वाई फेस और ये था पॉजिटिव एक्स फेस, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई के बीच का एंगल भी बढ़ गया। तो दोनों पॉजिटिव फेस के बीच का एंगल भी बढ़ गया है, दोनों नेगेटिव फेस के बीच का भी एंगल बढ़ गया है। तो आप ये बताओ ये शेयर स्ट्रेन कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? दिस शेयर स्ट्रेन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत सारे बच्चों ने पहले ही आंसर दे दिया कि ये नेगेटिव शेयर स्ट्रेन है, तो बहुत ही बढ़िया। तो वेरी गुड। आपको कम से कम इतना आपने रिवाइज करके आए, इतना आपको याद है एटलीस्ट कि ये नेगेटिव शेयर स्ट्रेन है, ठीक है। कल की क्लास में हमने पढ़ाया था। अब पूछा क्या गया है कि शेयर स्ट्रेन, यहां पर जो गामा एक्स वाई शेयर स्ट्रेन है इसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? गामा एक्स वाई को, ये वाला जो शेयर स्ट्रेन है इसको रिप्रेजेंट किया गया है 0.001 के से, 0.001 के, इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, रेडियन में। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में कि ये जो के की वैल्यू है ना ये क्या है? अच्छा शेयर स्ट्रेन क्या यहां से देख के समझ में आ रहा है कि कितना शेयर स्ट्रेन होगा? यहां पर देख के समझ में आ रहा है कितना शेयर स्ट्रेन होगा? बताइए, यहां देख के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको देख के शेयर स्ट्रेन कितना है? पहले एंगल कितना था दोनों के बीच में? बताइए पहले एंगल कितना था? पहले एंगल कितना था? पहले एंगल 90 डिग्री था। और अभी यहां पर दे दिया कि नया एंगल, ये वैल्यू दे दी है नए एंगल की, π/2 प्लस 0.0005 रेडियन, ये नया एंगल आ गया है। तो चेंज इन एंगल हो जाएगा ना शेयर स्ट्रेन के बराबर, ठीक है ना। तो एक्चुअली में यहां पर जो शेयर स्ट्रेन हो रहा होगा, शेयर स्ट्रेन कितना हो रहा है, मतलब डायग्राम में दे रखा है शेयर स्ट्रेन विल बी इक्वल टू चेंज इन एंगल, चेंज इन एंगल, ठीक है। अब यहां पर जो शेयर स्ट्रेन आएगा ये नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा एंगल में चेंज कितना हुआ? पहले था π/2, अब बाद में हो गया है π/2 प्लस 0.0005, तो चेंज कितना हुआ? 0.0005 चेंज हुआ। और ये जो गामा एक्स वाई आएगा यहाँ पर शेयर स्ट्रेन आएगा ये नेगेटिव है, ठीक है, माइनस माइनस 0.0005। बताओ यहां तक कोई दिक्कत क्या? ये समझ में आ गया? एक चीज, माइनस कैसे आया? माइनस ऐसे आया कि दोनों पॉजिटिव फेस के बीच का एंगल बढ़ रहा है, दोनों नेगेटिव फेस के बीच का एंगल बढ़ रहा है, तो ये माइनस आ गया, ठीक है ना। दोनों पॉजिटिव फेस के बीच का एंगल बढ़ा, दोनों नेगेटिव फेस के बीच का एंगल बढ़ा, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब यहीं पर दिखा दिया कि एंगल चेंज होने के बाद कितना है, π/2 प्लस 0.0005, ये चेंज होने के बाद का एंगल दे दिया। और चेंज होने से पहले तो ये स्क्वायर था, तो यानी पहले एंगल कितना था? π/2 था। तो यानी अंतर कितने का आया, बदलाव कितने का आया? बाद में इतना हो गया, पहले π/2 था, तो इसमें से π/2 को हटा देंगे, 0.0005 रेडियन, इतना चेंज है, ठीक है। और ये नेगेटिव शेयर स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और क्वेश्चन में बोला गया है कि इस शेयर स्ट्रेन को हम ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, 0.0001 के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यानी अगर के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दिया जाए,
के की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देते हैं, तो बराबर कर देते हैं। 0.0001 के विल बी इक्वल टू -0.005, तो के की वैल्यू आ जाएगी -0.5, के की वैल्यू आ जाएगी -0.5। समझ में आया? सबको क्लियर है? ठीक है, फिर से बताना फिर ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, एक बार में ना समझ में आए तो आप 4 बार भी देख सकते हो, लेकिन मैं 4 बार यहाँ पर पढ़ाऊंगा तो सिलेबस पीछे छूट जाएगा। ठीक है, सारी की सारी एक एक पॉइंट मैंने बहुत क्लियरली बताया है। चलो दोबारा से बता देता हूँ शॉर्ट में। सबसे पहला पॉइंट, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? शियर स्ट्रेन जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये समझ में आया सबको? ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई कि यहाँ पर शियर स्ट्रेन जो आएगा ये नेगेटिव आएगा। दूसरी बात, क्वेश्चन में दे रखा था कि शियर स्ट्रेन को हम 0.001 के बराबर बोल रहे हैं, है ना। शियर स्ट्रेन को हमने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया 0.001 के। ठीक है, ये दूसरी चीज। पहली चीज कि ये नेगेटिव है, दूसरी चीज कि क्वेश्चन में इसको ऐसे दे रखा है, तीसरी चीज असलियत में शियर स्ट्रेन है कितना, तो डायग्राम के अंदर ही दे दिया कि बाद में ये वाला जो एंगल है ये कितना हो चुका है ना, बाद में ये एंगल कितना हो चुका है। शियर स्ट्रेन मैंने बताया था एंगल में जितना चेंज हुआ है वही शियर स्ट्रेन है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। ठीक है ना, तो शियर स्ट्रेन अब ये एंगल चेंज होने के बाद इतना हो गया है, बढ़ने के बाद इतना हो गया है। पहले कितना था, 90 डिग्री था या π/2 था, तो इसमें से π/2 हटा दो, उतना ही तो शियर स्ट्रेन है। तो इसमें से π/2 हटा देंगे तो शियर स्ट्रेन कितना है, 0.0005, लेकिन ये आएगा नेगेटिव साइन के साथ, बिकॉज ये नेगेटिव शियर स्ट्रेन है। तो -0.0005 इतना शियर स्ट्रेन यहाँ पर आपने डायग्राम से कैलकुलेट करके लिखा लिया। ठीक है ना, अब जो क्वेश्चन में दिया था कि इस शियर स्ट्रेन को हमने ऐसे एक्सप्रेस किया है के फॉर्म में, और डायग्राम से हमको ये दिखाई दे रहा है इतना शियर स्ट्रेन आ रहा है, इन दोनों को बराबर कर देंगे के की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया? ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ये ऑप्शन डी मैच हो रहा है, -0.5। ठीक है ना, के की वैल्यू कितनी आ रही है, -0.5 आ रही है, तो डी ऑप्शन मैच हो रहा है, -0.5। क्लियर? समझ गए? बहुत ही बढ़िया। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस समझ लेते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस, बाहरी और आंतरिक बल। ठीक है, अब हिंदी में ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग बड़े हिंदी से परेशान हो गए कल, है ना। आप लोगों ने सबने कह दिया अरे सर हिंदी नहीं, इतनी ज्यादा हिंदी नहीं चलेगी। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस ये समझते हैं। अब देखो, यहां पर कोई बॉडी है, दिस इज अ बॉडी। अब आप कहोगे सर ऐसी बॉडी तो नहीं देखी। ऐसी बॉडी बनाने का मतलब ये है कि ये कोई भी जनरल बॉडी हो सकती है, बीम बना दो, कॉलम बना दो। ठीक है ना, तो एक जनरल सा कुछ भी बताना है, फ्रेम बना दो, या तो एक जनरल सा कुछ भी बनाना है तो हमने बॉडी बना दिया। ठीक है, अब इस बॉडी के ऊपर हमारे पास फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, बाहर से फोर्सेस एक्ट कर रही हैं कि यहाँ पर इतनी फोर्स लगा रही है, यहाँ से इतना धक्का लग रहा है, यहाँ से इतना धक्का लग रहा है, यहाँ पर ऐसे फोर्स लग रही है, यहाँ पर ऐसे फोर्स लग रही है, यहाँ पर कुछ कुछ मूवमेंट भी आ रहे हैं। इस तरह से ना कई सारे मूवमेंट, कुछ कुछ फोर्सेस वगैरह ये सब आ रही हैं। तो ये सब पीले रंग से जो दिखाई हैं ये किस तरह की फोर्सेज हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज, यानी ये फोर्सेज बाहर से लग रही हैं, बाहरी फोर्सेज हैं। ठीक है ना, तो एक्सटर्नल फोर्सेस से तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होती हैं, कोई दिक्कत क्या? ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस में, एक्सटर्नल फोर्सेस में कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम इन एक्सटर्नल फोर्सेस? एक्सटर्नल फोर्सेस जो भी बॉडी के ऊपर बाहर से फोर्सेस लग रही हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, एक्सटर्नल फोर्सेस हो जाएंगी। ठीक है ना, सो दीज ऑल आर एक्सटर्नल फोर्सेस। अब ठीक है, आप लोग ना ध्यान से सुनो, आप लोग ना समझ नहीं पाओगे अगर आप खुद का कुछ भी बोलते रहोगे, कुछ भी कमेंट करते रहोगे ना, तो आपका ध्यान अपने ज्ञान पर रहेगा, आप कुछ और सीखना चाहते हो ना उसके ऊपर आपका फोकस नहीं रह पाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है ना, बस हाँ या ना में जवाब दिया करो पढ़ाते टाइम। ठीक है ना, और जब पढ़ाना कंप्लीट हो जाए ना तब आप कुछ पूछा करो। बी अ गुड लिसनर, सुनने की क्षमता रखो। ठीक है, अब यहां पर कोई पॉइंट था, इस बॉडी के अंदर कोई पॉइंट था, इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्सेस आ रही हैं वो एक्सटर्नल है या इंटरनल है, बताओ जरा। बाहर से तो कुछ फोर्सेस लग रही हैं, जब ये फोर्सेस नहीं थी तो बॉडी के अंदर भी कोई फोर्सेस थी क्या?
जब ये बाहरी फोर्सेस नहीं लग रही थी तब बॉडी के अंदर भी कोई फोर्सेस थी क्या? अगर मेरे पास ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर मैंने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाई, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, तो क्या इसके अंदर इंटरनल फोर्सेस भी होंगी? कोई इंटरनल फोर्स नहीं होंगी। लेकिन जब मैंने बाहर से कुछ फोर्सेस लगाई तभी तो इसके अंदर भी स्ट्रेसेस डेवलप हुई, तभी तो इसके अंदर इंटरनल फोर्सेस डेवलप हुई। तो इंटरनल फोर्सेस कब डेवलप होंगी? जब बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस आएंगी, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस मान लो किसी भी तरह की हो सकती हैं, बहुत सारी तरह की एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, तो ये सारी की सारी एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पर मैंने दिखा दी, अलग अलग तरह की हो सकती हैं, ठीक है। अब इस बॉडी के अंदर, इस पूरी बॉडी के अंदर कोई एक पॉइंट लिया मैंने P, कोई एक पॉइंट लिया P, या कोई एक एलिमेंट ले लिया यहाँ पर P, ठीक है ना। अब इस एलिमेंट के ऊपर अगर मुझे देखना है कि कितने तरह की फोर्सेज आ रही हैं, कितने तरह की फोर्सेज आ रही हैं, जितनी भी हो सकती हैं फोर्सेज इन एक्सटर्नल की वजह, वो सारी की सारी मैं शो करना चाहता हूं कि इस पॉइंट पी पर कितनी फोर्सेज आ रही हैं, ठीक है ना। तो इसको शो करने के लिए मैंने क्या किया, इस पॉइंट को अकेले को एनालाइज करूंगा, ठीक है। मैं इस अकेले को एनालाइज करूंगा, ठीक है। चलो, तो यहां पर इस अकेले को एनालाइज करने के लिए मैंने इसको बाहर निकाला ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर फिर मैं कुछ फोर्सेस वगैरह लगा दूंगा, ठीक है। तो यहां पर ये एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है, दिस इज द एलिमेंट। अब ये बताओ, ये वाले प्लेन के ऊपर कितने तरह की फोर्सेस आ सकती हैं? क्या इस तरह से फोर्स आ सकती है? वॉइस कम आ रही है? आप अपनी साउंड बढ़ा के देखो जरा, है ना, अपने मोबाइल में साउंड बढ़ा के देखो, वॉइस मेरे ख्याल से ठीक है, ठीक है। तो इस वाले प्लेन के ऊपर एनालाइज करते हैं कितने तरह की फोर्सेस आ रही हैं, ठीक है। तो इस वाले प्लेन के ऊपर अगर मैं देखूं तो एक फोर्स ऐसे लग सकती है ना, है ना। एक फोर्स एक्स डायरेक्शन में, देखो हमारे पास कितनी डायरेक्शन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई, और ये जेड हो गई, ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड ये तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई। तो यहां पर जो फोर्स लग रही है इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एफ एक्स से, ठीक है ना। फोर्स इस पर वाई डायरेक्शन में भी लग सकती है, तो अगर यहां पर वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रही है एफ वाई, ये क्या है, इंटरनल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इंटरनल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, एफ वाई लग सकती है, और इसी तरह से जेड डायरेक्शन में फोर्स लग सकती है। अब आप कहोगे कि जरूरी है सर ऐसे ही लगे? हो सकता है किसी एंगल पर लग रही हो, किसी एंगल पर अगर फोर्स लग रही होगी ना तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिजॉल्व करके, ठीक है ना। उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिजॉल्व करके। बेटा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स अगर तुमको देखनी है ना तो केमिस्ट्री पढ़ो, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का पार्ट नहीं है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ना, यू गो टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की क्लास अटेंड करो, ठीक। आगे चलें, है ना। तो यहां पर इस पॉइंट पर, इस प्लेन के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ये एक्स डायरेक्शन में एफ एक्स, वाई डायरेक्शन में एफ वाई, और जेड डायरेक्शन में एफ जेड। 3D एलिमेंट के ऊपर अगर फोर्सेस की बात करें तो इस प्लेन के ऊपर इनके अलावा कोई फोर्स एक्ट कर सकती है? बताओ जरा, इस प्लेन पर कोई और फोर्स एक्ट कर सकती है? एनी अदर फोर्स? रिजॉल्व करना नहीं आता बेटा? फिर तो 10th 11th क्लास में जाना पड़ेगा। कंप्रेसिव नेचर की भी हो सकती है, लेकिन देखो फोर्सेस कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों हो सकती हैं, है ना। फोर्सेस कंप्रेसिव भी हो सकती है और फोर्सेस टेंसाइल भी हो सकती है ना। अगर आप इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप क्या दोनों रिप्रेजेंट करोगे, कि एक बार मैं कंप्रेसिव रिप्रेजेंट करूं, एक बार मैं टेंसाइल रिप्रेजेंट करूं? हम देखना चाह रहे हैं कितने टाइप की फोर्सेज हैं, ठीक है ना। अगर कंप्रेसिव आ रही है, कंप्रेसिव आ रही है, तो बस ये फोर्स के आगे माइनस साइन हो जाएगा, तो हम रिप्रेजेंट हमेशा टेंशन के फॉर्म में ही करेंगे, जो भी पॉजिटिव सेंस होगा उसके फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर ये कंप्रेसिव होगी तो इसमें माइनस साइन आ जाएगा बस, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए ना हम पॉजिटिव, जितने भी डेरिवेशन आप देखोगे तो डेरिवेशन में एक बार टेंशन मान के डेरिवेशन करें, एक बार कंप्रेशन मान के डेरिवेशन करें, ऐसे तो डेरिवेशन नहीं करते ना, ऐसे तो डेरिवेशन नहीं करते, ठीक है ना। समझ में आया? तो हमने फोर्सेस लगाई, तो इस प्लेन के ऊपर तीनों डायरेक्शन में फोर्सेस रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स डायरेक्शन में फोर्स, वाई डायरेक्शन में फोर्स, और जेड डायरेक्शन में फोर्स, ठीक है। तो यही तीन हो सकती हैं, इसके अलावा नहीं हो सकती। फिर अगर मोमेंट की बात करें तो मोमेंट भी तीन डायरेक्शन के अबाउट हो सकते हैं, क्या?
एक्स डायरेक्शन के अबाउट मूवमेंट हो सकता है इस तरह से mx, एक्स डायरेक्शन के अबाउट मूवमेंट हो सकता है, वाई डायरेक्शन के अबाउट मूवमेंट हो सकता है ऐसे, ठीक है, एम वाई, और जेड डायरेक्शन के अबाउट मूवमेंट हो सकता है ऐसे, एम जेड। यही तीन मूवमेंट हो सकते हैं कि और भी इसके अलावा मूवमेंट हो सकते हैं? यही तीन हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस प्लेन के ऊपर, है ना, ये वाला जो पॉइंट था, इस पॉइंट के ऊपर मैंने एक प्लेन लिया और इस प्लेन के ऊपर मैं देख रहा हूं कि कितने तरह की फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस कितने टाइप की आ रही हैं। तो मैंने देखा कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स आ सकती है, वाई, एक सेकंड रुकना, है ना, एक्स डायरेक्शन में फोर्स आ सकती है, वाई डायरेक्शन में फोर्स आ सकती है, और जेड डायरेक्शन में फोर्स आ सकती है। और अगर मैं मूवमेंट देख रहा हूं तो मूवमेंट भी एक्स एक्सेस के अबाउट मूवमेंट आ सकता है, वाई एक्सेस के अबाउट मूवमेंट आ सकता है, और जेड एक्सेस के अबाउट मूवमेंट आ सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो अगर एक्स एक्सेस के अबाउट, एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स आ रही है ऐसे, ठीक है, हो सकता है कंप्रेसिव हो, लेकिन हम अभी पॉजिटिव सेंस में लेके चल रहे हैं, तो इस तरह से अगर आ रही है तो क्या ये एक्सियल फोर्स है कि नहीं है? ये इस तरह की जो फोर्स आ रही है कौन सी है, एक्सियल फोर्स है या नहीं है? इज इट एक्सियल फोर्स और नॉट? एक्सियल फोर्स है, ठीक है ना। तो अगर मैं एफ एक्स लिखूं, एफ एक्स, कितनी तरह की फोर्स हो सकती है? एफ एक्स हो सकती है, एफ वाई हो सकती है, एफ जेड हो सकती है, ठीक है ना। इसमें से जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज एक्सियल फोर्स, एफ एक्स इज एक्सियल फोर्स, यस और नो, एक्सिस अलोंग दी एक्सिस है, ठीक है। अगर मैं एफ वाई देखूं तो एफ वाई क्या हो जाएगा, इस प्लेन से पैरेलल है, इस प्लेन से पैरेलल है। पैरेलल है इसका मतलब ये क्या है, क्या ये एक्सियल फोर्स है, क्या ये नॉर्मल फोर्स है, क्या ये शियर फोर्स है, क्या ये टेंजेंशियल फोर्स है? कौन सी वाली फोर्स हो जाएगी? एफ वाई। एफ वाई कौन सी हो जाएगी, जल्दी बताओ। एफ वाई कौन सी हो जाएगी? ट्रांसवर्स हो जाएगी, है ना, या फिर इसको शियर भी कह सकते हैं, ठीक है, इट विल बी शियर। तो एफ वाई हो जाएगी शियर फोर्स, और एफ जेड कौन सी हो जाएगी? एफ जेड बताओ, ऐसे में, ऐसे में, ये वाला एलिमेंट था, ठीक है, इस एलिमेंट के ऊपर जब इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी एक्स की डायरेक्शन में, तो ये तो हो गई एक्सियल फोर्स। अगर वाई की डायरेक्शन में जा रही है, वाई वाली जो फोर्स हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? शियर फोर्स। और जो जेड वाली जा रही है, तो ये पैरेलल टू द सेक्शन है ना, पैरेलल टू द सेक्शन, तो ये शियर फोर्स हो गई है, ये भी पैरेलल टू द सेक्शन है, ये भी शियर फोर्स हो गई है। यानी एफ वाई और एफ जेड दोनों शियर फोर्स हो गई, एफ वाई और एफ जेड दोनों क्या हो गई हैं? शियर फोर्स हो गई। कोई दिक्कत क्या फोर्सेस में, कि एफ एक्स एक्सियल फोर्स कैसे और ये दोनों शियर फोर्स? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इस एलिमेंट के ऊपर इंटरनल फोर्सेस अगर बात की जाए, अकेली फोर्सेस, ठीक है, तो दो तरह की फोर्सेस हैं, एक तो एक्सियल फोर्स हो सकती है या फिर शियर फोर्स हो सकती है, राइट। ठीक है। अब अगर मोमेंट की बात की जाए तो मोमेंट भी तीन तरह के दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्या मोमेंट तीन तरह के दिखाई दे रहे हैं? एम एक्स, एम वाई और एम जेड, एम एक्स, एम वाई और एम जेड, ठीक है। तो एक्स के अबाउट अगर मोमेंट लगा दिया, ठीक है, या एक्सियल एक्सिस के अबाउट, तो ये मेरा एलिमेंट था, ये एक्सियल एक्सिस थी, इसके अबाउट अगर मैंने मोमेंट लगा दिया तो ये इस तरह से होगी इसकी टेंडेंसी इस मोमेंट की। इसको कैसे घुमाएगा मोमेंट? ऐसे घुमाएगा, है ना, इसको ऐसे घुमाएगा। इस डायरेक्शन में अगर घुमा रहा है तो ये बताओ कौन सा वाला मोमेंट हो गया, कौन सा वाला मोमेंट हो गया, कौन सा मोमेंट हो गया ये, कौन सा मोमेंट हो गया? बेंडिंग फोर्स तो मैंने पहली बार सुना है, तुम बता रहे हो बेंडिंग फोर्स। ये टॉर्जनल मूवमेंट हो गया ना। सो दिस विल बी, ये जो एम एक्स है, एक्स एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट आ रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट अगर मूवमेंट आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? टॉर्जनल मूवमेंट हो जाएगा, टॉर्जनल मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब एम वाई, इस वाई के अबाउट जब मूवमेंट आ रहा है तो आप ये देखो, यहाँ पर ये प्लेन है और इसके अबाउट ऐसे मूवमेंट आ रहा है, ऐसे में मूवमेंट आ रहा है, तो ये इसको बेंड करा रहा है कि नहीं करा रहा? ठीक है ना, इस पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये वाई एक्सेस है, ठीक है, तो वाई के अबाउट अगर मूवमेंट आ रहा है तो ये ऐसे में बेंड करा रहा है, इट इज मेकिंग बेंडिंग लाइक दिस, इस तरह से बेंड करा रहा है, तो इसके अंदर बेंडिंग आ रही होगी, है ना। और अगर जेड के अबाउट मूवमेंट आ रहा है, जेड के अबाउट कैसे देखेंगे? जेड के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट इस तरह से, हाँ, जेड एक्सिस के अबाउट इस तरह से मूवमेंट आ रहा है,
ठीक है। हाँ, इस बॉडी के ऊपर जेड एक्सिस के अबाउट इस तरह से मूवमेंट आ रहा है, तो ये वाले पार्ट को कंप्रेस कर रहा है, यहां से खींच रहा है, तो ये एफ एम वाई और एम जेड दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ये बेंडिंग मोमेंट हो जाएंगे, दीज विल बी बेंडिंग बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, समझ में आया? जेड वाला भी बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा और वाई वाला भी बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। तो एक्चुअली यहां पर जितने इंटरनल फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं, तो 6 तरह के इंटरनल फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं, है ना? 6 तरह के इंटरनल फोर्सेस हो रहे हैं। ठीक है, सो देयर कैन बी टोटल 6 इंटरनल फोर्सेस। टोटल 6 इंटरनल फोर्सेस, अंदरूनी फोर्सेस कितने हो सकते हैं? टोटल 6 हो सकते हैं। जो एक्सियल होगा वो टॉर्जनल होगा, ठीक है ना? तो देयर कैन बी टोटल सिक्स इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, तो 6 तो इंटरनल फोर्स हो गए टोटल, लेकिन दीज 6 इंटरनल फोर्सेस विल बी, एक मिनट, these 6 internal forces will be of 4 types, है ना? ये 4 तरह के हो सकते हैं, will be of 4 types। तो ये 4 टाइप क्या क्या हो गए? एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, ठीक है, टॉर्जनल मोमेंट, और बेंडिंग मोमेंट। ये 4 तरह के हो सकते हैं इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, तो अगर कोई कहे आपसे कि बेंडिंग मोमेंट एक्सटर्नल फोर्स है या इंटरनल फोर्स है, तो आप क्या कहोगे? अगर कोई कहे कि एक्सियल फोर्स इंटरनल है या एक्सटर्नल है, तो आप क्या कहोगे? एक्सियल फोर्स इंटरनल है या एक्सटर्नल, क्या कहोगे आप? इंटर बेंडिंग मोमेंट इंटरनल है, एक्सियल फोर्स भी इंटरनल है, ये सब इंटरनल है, टॉर्जनल मोमेंट भी इंटरनल है, इंटरनल ही जनरेट हो रहे हैं, ठीक है ना? चलो, बेंडिंग मोमेंट वाला समझ में नहीं आया? बेंडिंग मोमेंट वाला समझ में नहीं आया? ठीक है, बेंडिंग मोमेंट वाला समझते हैं। देखो यहां पर ध्यान देना, जिस जिसको समझ में नहीं आया बेंडिंग मोमेंट वाला, वो ध्यान देना। ये वाली एक्सेस, ये वाली जो लाइन है, ये कौन से फेस पर लाई कर रही है? ये वाला प्लेन समझ में आ रहा है? जिस प्लेन पर ये लाइन लाई कर रही है, ये ग्रीन वाली लाइन, जहां पर लाई कर रही है, ये समझ में आ रहा है? यानी ऑल टेंसाइल तो छोड़ो, ऑल कंप्रेसिव भी, सारी एक्सियल फोर्सेस जब इंटरनल हैं, तो एक्सियल का ही तो पार्ट हो गई ना टेंसाइल और कंप्रेसिव, तो टेंसाइल भी इंटरनल है और कंप्रेसिव भी इंटरनल है, ठीक है ना? अब चलो ये वाली ग्रीन वाली लाइन देखो। अब आप ये देखो कि इसके अबाउट मैंने इस ग्रीन वाली लाइन के अबाउट मोमेंट ऐसे में लगाया है, तो समझ में आ रहा है मैं इसको ऐसे मोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर तो ये मानो कि मैंने फिक्स कर रखा है ना? इस वाले पार्ट पर ये फिक्स करके रखा है, ऐसे फिक्स है, चिपका रखा है फेविकॉल के मजबूत जोड़ से। तो ये वाला फेस तो फेविकॉल के मजबूत जोड़ से दीवार से बढ़िया तरीके से चिपका हुआ है, ठीक है? ये वाला पार्ट चिपका हुआ है दीवार से बढ़िया तरीके से, और इस वाले पार्ट पर मैं इस तरह से बेंडिंग मोमेंट लगा रहा हूँ। तो ये वाई एक्सिस थी, वाई एक्सिस के अबाउट अगर मैं ऐसे बेंडिंग मोमेंट लगाऊंगा, तो खिंचाव कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा।
ये जो बाहर वाला सामने की तरफ वाला फेस दिख रहा है, यहाँ पर खिंचाव आ रहा है, और जो बोर्ड के पीछे वाला उधर वाला जो फेस दिखाई दे रहा है वहां पर दबाव आ रहा है, ठीक है ना। तो जब मैं इस तरह से मोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, जब मैं इस तरह से इस एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट ना ऐसे में मोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मोड़ने में ही आपको दिखाई दे रहा होगा कि इधर पे दबा रहा हूं मैं और इधर से खींच रहा हूँ, यहाँ से खिंचाव हो रहा है और यहाँ पर दबाव हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा कहाँ पर होता है, अब ये जब मैं इस तरह से घुमा रहा हूं तो ये बेंडिंग हो गई ना, इसके अबाउट ये ऐसे में बेंड हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, ये इस तरह से बेंड हो रहा होगा, घूम रहा होगा, ठीक है। अब अगर मैं स्केल के एग्जांपल से दिखाऊंगा तो ये इस तरह से बेंड होगा, है ना, ठीक है, इस तरह से बेंड होगा, ऐसे देख सकते हो आप, ऐसे समझ सकते हो, या फिर किसी कॉपी से दिखा दूं, है ना, ऐसे में। तो ये अगर मैं इस तरह से बेंडिंग कर रहा हूं तो ये ऐसे बेंड होगा, इट विल बेंड लाइक दिस, समझ में आ रहा है, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये वाला जो हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। इस वाई एक्सिस के अबाउट अगर मैं मोमेंट लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, ये बेंडिंग मोमेंट आ रहा होगा, ठीक ना। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये वाला तो आप समझ गए, है ना। अब अगले वाले पे चलते हैं, नेक्स्ट। ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन देखो, अब ये ग्रीन को मत देखो, ग्रीन को मत देखो, ये वाली लाइन देखो, ये वायलेट कलर की लाइन, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं बेंडिंग इस एक्सिस के अबाउट, ये जेड एक्सिस, जेड डायरेक्शन में जा रही है ना, ये ऐसे में जेड डायरेक्शन में, ठीक है, ये जेड डायरेक्शन में जा रही है, इसके अबाउट अगर मैं मूवमेंट लगाऊंगा ऐसे, ऐसे मूवमेंट लगाऊंगा, ठीक है ना। तो इसके अबाउट अगर मैंने इस तरह से मूवमेंट लगाया, ऐसे में मूवमेंट लगाया, तो क्या होगा, यहाँ से खिंचाव आ रहा है और यहाँ से दबाव आ रहा है, तो इस तरह से ये भी बेंड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, समझ में आया। इस तरह से बेंड करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से खिंचाव और यहाँ से दबाव ऐसे करके, तो ऊपर क्या आ रहा होगा, कंप्रेशन, और नीचे क्या हो रहा होगा, टेंशन आ रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। फिर ये चीज क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब आगे चलते हैं। अब मैंने क्या किया कि ये जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट में मूवमेंट लगा रहा हूँ, इसके अबाउट में घुमा रहा हूँ, जब इसके अबाउट घुमा रहा हूँ ना तब इसके अंदर टॉर्जन आ रहा होगा। अब आप समझ ही सकते हो, जब इसके अबाउट, इसकी एक्सियल डायरेक्शन के अबाउट में इसको ऐसे घुमाऊंगा तब इसके अंदर टॉर्जन जनरेट होगा, टॉर्जन जनरेट होगा, क्लियर है, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, सबको क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो अगर कोई भी बॉडी है उस पे कई सारी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं, तो कितने तरह की इंटरनल फोर्सेस हो सकती हैं, टोटल 6 तरह की इंटरनल फोर्सेस हो सकती हैं। एक्स डायरेक्शन में फोर्स, वाई डायरेक्शन में फोर्स और जेड डायरेक्शन में फोर्स, ये तीन तो फोर्स हो गई। कितने तरह के मूवमेंट हो सकते हैं, एक्स के अबाउट मूवमेंट, वाई के अबाउट मूवमेंट और जेड के अबाउट मूवमेंट, ठीक है ना। एक्स के अबाउट मूवमेंट, वाई के अबाउट मूवमेंट और जेड के अबाउट मूवमेंट, ठीक है ना। अब ये जो x के अबाउट फोर्स थी, x के अलोंग फोर्स थी, ये वाली फोर्स क्या थी, एक्सियल फोर्स थी, ठीक है। y के अलोंग फोर्स जो थी वो थी शियर फोर्स, और z के अलोंग जो फोर्स थी, z के अलोंग जो फोर्स थी वो भी थी शियर फोर्स, ठीक है। तो एक्सियल फोर्स कौन सी थी, x के अलोंग, y के अलोंग और z के अलोंग थी शियर फोर्स, तो ये दो तरह की फोर्सेज आ गई। अब मूवमेंट देखते हैं, मूवमेंट जब देखा तो x के अबाउट जब घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, x के अबाउट जब घुमाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आ रहा है टॉर्जनल मूवमेंट, तो टॉर्जनल मूवमेंट आएगा। जब y के अबाउट घुमाने की कोशिश कर रहे हैं तो बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है, और जब z के अबाउट घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, z के अबाउट घुमा रहे हैं तब भी बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। हिंदी में थोड़ा बता दें, ये थी एक्सियल फोर्स, ये थी शियर फोर्स, कतरनी बल, है ना, और ये वाला भी था कतरनी बल, ये था मरोड़, मरोड़, ऐसे में टॉर्जन कर रहे हैं, मरोड़ था, है ना। और बेंडिंग मोमेंट ये था नमन घूंड, और ये था ऐसे में नमन घूंड, ठीक। एक्सियल फोर्स एक्सटर्नल नहीं होती, फोर्स तो बस ये बताओ क्या ये एक्सियल फोर्स है, क्या ये एक्सियल फोर्स है। फोर्सेस अपने आप में कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ये फोर्स लग रही है,
बताओ ये फोर्स जो है ये एक्सियल फोर्स है या शियर फोर्स है? ये जो फोर्स लग रही है ये फोर्स एक्सियल है या शियर है? शियर है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं शियर फोर्स है। ठीक है, शियर फोर्स कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे। तो ये था ए, ये था बी, ये था सी। ठीक है ना? बीसी के अंदर कौन सी फोर्स आ रही है बताओगे? क्या बीसी के अंदर कहीं शियर आ रही है? बीसी के अंदर शियर आ रही है क्या? बीसी के अंदर क्या आ रही है? एक्सियल फोर्स आ रही है। ठीक है। और एबी के अंदर क्या आ रही है? एबी के अंदर आ रही है शियर फोर्स। ठीक है, तो एबी के अंदर डेवलप हो रही है शियर फोर्स, इसके अंदर डेवलप हो रही है शियर फोर्स, तो ये इंटरनल फोर्स हो गई शियर फोर्स। और इसके अंदर डेवलप हो रही है एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स। अब कोई कह सकता है कि सर पी जो है ये एक्सियल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। सर एक्सियल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, कोई कह सकता है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर एक्सियल फोर्स तो एक्सटर्नल होगी। नहीं, एक्सियल फोर्स एक्सटर्नल नहीं होगी। एक्सटर्नल सिर्फ फोर्स होती है, ना वो शियर होती है ना वो एक्सियल होती है। ठीक है ना? वो बस फोर्स होती है। लेकिन मेंबर के अंदर उसका प्रभाव होता है एक्सियल या फिर शियर। ठीक है, तो यही फोर्स इस वाले मेंबर के लिए हो जाएगी शियर, और यही फोर्स इस वाले मेंबर के लिए हो जाएगी एक्सियल। तो बेसिकली जो एक्सियल फोर्स है ये इंटरनल जनरेट हो रही है, इस मेंबर के अंदर आ रही है एक्सियल फोर्स, और इस मेंबर के अंदर आ रही है शियर फोर्स, तो वो हो जाएगी इंटरनल। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया कि शियर फोर्स, एक्सियल फोर्स, ठीक है, ये सब इंटरनल होंगे, बेंडिंग मोमेंट भी इंटरनल होगा। हाँ, तो ये अकेला लोड है, इसको एक्सियल या शियर नहीं कह सकते। अब ये जिस तरह से मेंबर्स अरेंज्ड हैं तो उसके ऊपर अलग अलग तरह से इफेक्ट दिखाएगा। अगर यही लोड एक बीम के ऊपर लग जाएगा इस तरह से तो ये शियर क्रिएट करेगा, और यही लोड अगर इस मेंबर के ऊपर आ जाएगा तो इसके अंदर ये एक्सियल जनरेट करेगा। ठीक है ना? तो लोड अपने आप में कोई ना शियर फोर्स है ना एक्सियल फोर्स है, तो ये तो एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल लोड से कुछ नहीं। ठीक है ना? जो शियर फोर्स और एक्सियल फोर्स होती हैं ये क्या है? शियर फोर्स और एक्सियल फोर्स इंटरनल फोर्स हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो एक्सटर्नल, ये वाली स्लाइड, ठीक है, अब हमने लिख तो लिया ही है, ये वाली स्लाइड की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस। अब ये देखते हैं कि शियर स्ट्रेस जो होती हैं, शियर स्ट्रेस ये इक्वल होती हैं कि नहीं। ये शियर स्ट्रेसेस एक दूसरे के साथ इक्वल होती हैं, बराबर बराबर होती हैं। वो कैसे बराबर बराबर होती हैं देखते हैं। देखो हमारे पास ये एक एलिमेंट था, ठीक है, हमारे पास ये एक एलिमेंट था। इस एलिमेंट के, ये एक क्यूबिकल एलिमेंट है, दिस इज अ क्यूबिकल एलिमेंट। ठीक है, अब इस एलिमेंट के ऊपर इस तरह से शियर स्ट्रेसेस लग रही हैं, ये भी शियर स्ट्रेस है, ये भी शियर स्ट्रेस है। ठीक है ना? ये दोनों शियर स्ट्रेस हैं। तो आप ये बताओ कि ये शियर स्ट्रेस दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी क्या? यहाँ पर ये टाउ 1 है मान लो, और ये टाउ 2 है, टाउ 2 है। तो ये पूरी बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर कोई एक पॉइंट था पी। ठीक है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट पर दो अपोजिट फेसेस पर जो शियर स्ट्रेस आ रही है ये दोनों बराबर हैं क्या? कर्तनी प्रतिबल, कर्तनी प्रतिबल जो आ रहा है ये दोनों बराबर हैं क्या एक दूसरे से? ये दोनों बराबर होंगे क्या? यस, बराबर होंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो यहां पर देखो, ये वाला एरिया ए, ठीक है, और ये वाला एरिया भी ए। ठीक है, अब अगर मुझे समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 करना है, ये इक्विलिब्रियम में होगा,
तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। एफ वाई इक्वल टू जीरो करेंगे यानी टाउ वन इंटू ए, टाउ वन इंटू एरिया, ये टोटल शियर फोर्स हो जाएगी यहाँ पर, है ना, ऊपर जाने वाली टोटल फोर्स, है ना, ये इट इज इक्वल टू नीचे जाने वाली टोटल फोर्स। तो नीचे जाने वाली कितनी फोर्स हो गई है, टाउ टू इंटू ए, यानी कि शेयर स्ट्रेस वन टाउ वन इज इक्वल टू टाउ टू, यानी कि जो अपोजिट फेसेस पर यहाँ पर और यहाँ पर जो शेयर स्ट्रेसेस लग रही हैं इन दोनों फेसेस पर, ये दोनों बराबर बराबर होंगी, ये और ये दोनों बराबर बराबर इसलिए होंगी क्योंकि फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो shear stress, shear stress on two opposite faces, two opposite faces will be equal to each other, equal to each other, yeah, this will be due to force equilibrium condition, this will be due to force equilibrium कंडीशन। तो ये फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन से आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास ये दो पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट्स आप लिख लो, नोट डाउन कर लो। और कोई डाउट है क्या, सर कितना हो गया, मैं अभी ज्वाइन किया, अरे ये तो बहुत अच्छा डाउट है, बच्चों लोग बता दो जरा कितने पेज छोड़ने हैं। फोर्स इक्विलिब्रियम मींस एफ वाई इक्वल टू जीरो, फोर्स इक्विलिब्रियम मींस एफ वाई भी जीरो होगा, एफ एक्स भी जीरो होगा। अब एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है नहीं, है ना, ये दोनों वाई डायरेक्शन में जा रही हैं, तो एफ वाई इक्वल टू जीरो। अच्छा सिमिलरली अगर हम देखें, सिमिलरली क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ की शियर स्ट्रेस मान लो टाउ थ्री है और यहाँ की शियर स्ट्रेस मान लो टाउ फोर है, ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगी कि नहीं होंगी, क्या टाउ थ्री और टाउ फोर बराबर बराबर होंगे एक दूसरे के, टाउ थ्री और टाउ फोर क्या एक दूसरे के बराबर होंगे, बिल्कुल टाउ थ्री और टाउ फोर भी एक दूसरे के बराबर होंगे। और ये वाली कंडीशन किससे आएगी, ये भी फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन से आएगी। लेकिन यहां पर जो फोर्स इक्विलिब्रियम करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन का फोर्स इक्विलिब्रियम करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर है, ठीक है। तो किसी भी अपोजिट फेस पर देख लो, चाहे ये वाली ये दोनों अपोजिट फेस देख लो, चाहे ये दोनों अपोजिट फेस देख लो, दोनों ही अपोजिट फेस में, दोनों पेयर्स ऑफ अपोजिट फेस पे शियर स्ट्रेसेस जो होंगी वो बराबर बराबर होंगी एक दूसरे के, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि टाउ वन टाउ टू एक दूसरे के बराबर हैं, टाउ थ्री टाउ फोर एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन टाउ वन और टाउ थ्री अलग अलग हैं, टाउ टू और टाउ फोर अलग अलग हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। मान लो टाउ वन और टाउ टू इन दोनों की वैल्यू है 5 5, ठीक है, और इन दोनों की वैल्यू है 6 6, तो ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर हो गए और ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो गए, लेकिन ये सारे आपस में बराबर नहीं है। तो क्या ये सारे आपस में भी बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, ये सारे 5 5 5 5 ही होंगे और सारे के सारे 6 6 6 6 ही होंगे। अगर एक 6 हुआ तो सबके सब 6 हो जाएंगे, एक 5 हुआ तो सारे के सारे 5 हो जाएंगे, एक 50 हुआ तो सारे के सारे 50 हो जाएंगे। क्या ऐसा होता है, या फिर सिर्फ ये अपोजिट पेयर्स ही एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जो एडजेसेंट फेस बगल बगल वाले फेस की शियर स्ट्रेस होती है ये एक दूसरे के बराबर नहीं होती। रिपीट तुम्हें बहुत करवाना है क्या, 50 50 बार पढ़ाने की जरूरत है क्या, तुम रिपीट लेक्चर देख लिया करो, दोबारा लेक्चर देखा करो, ठीक है। बार बार पढ़ाने का कोई थोड़ी मतलब है, एक ही चीज पढ़ाऊंगा मैं बार बार, एक बार में क्यों नहीं समझते हो, वही रहते हो क्या कहीं और किसी और के ख्यालों में। जब आप पढ़ रहे हो तो पूरी तरह से पढ़ो, प्रेजेंट रहो 100%। यू हैव टू बी प्रेजेंट 100% पूरी तरह से, यहीं पर दिमाग लगा के देखते हुए पढ़ते रहना है, कोई वो नहीं है। ठीक है आगे चलते हैं, अब देखते हैं, ऑल क्लियर है ना, चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं परपेंड अपोजिट प्लेन्स और यहाँ पर परपेंडिकुलर प्लेन्स, हाँ परपेंडिकुलर प्लेन्स बोल सकते हैं। देखो अब यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस है, लेट अस से दिस इज टाउ वन,
ये वाली शियर स्ट्रेस है टाउ वन, है ना, और ये वाली शियर स्ट्रेस है टाउ टू। अलग अलग कलर से बना देते हैं। ये हो गई टाउ वन, ये हो गई टाउ टू। अच्छा, ये वाली अगर टाउ वन है तो ये नीचे की डायरेक्शन में इसको भी टाउ वन लिख सकते हैं, और ये अगर ऊपर वाली टाउ टू है तो इसको भी टाउ टू लिख सकते हैं। क्योंकि अब ये तो क्लियर हो गया कि ये टाउ वन और ये टाउ वन, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी, ये तो क्लियर हो गया, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इतना क्लियर हो गया। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि टाउ वन और टाउ टू एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है। नोट कर लो, चलो साइड हो जाता हूं, आप आराम से नोट कर लो। नोट हो जाए तो बता देना, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों का माइंड या तो कमेंट्स पढ़ने में रहता है या कुछ ना कुछ कमेंट करने में रहता है। ठीक है ना, बच्चों का माइंड अगर पढ़ते टाइम, मेरे पढ़ाते टाइम पढ़ने में ही रहेगा ना, तो रिपीट करने की नौबत नहीं आएगी। आवाज बहुत ही धीमे आ रही है, तो थोड़ा सा आवाज बढ़ा लो। वॉल्यूम का बटन नहीं है क्या तुम्हारे उसमें? डन हो गया, लिख लिया? डन, आगे चलें? चलो कंटिन्यू करते हैं। अब देखो जरा यहां पर, ठीक है, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये हमारा टाउ वन और टाउ टू ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ना एक काम करते हैं, यहाँ पर एक एक्सेस बना देते हैं। ठीक है, ये एक्सेस बना दी। ये कौन सी डायरेक्शन में जा रही है ये एक्सेस? ये जेड डायरेक्शन में जा रही है मेरे ख्याल से। आपके ख्याल से किस डायरेक्शन में जा रही है? ये मेरे ख्याल से तो जेड डायरेक्शन में जा रही है ना। इस डायरेक्शन में एक्स एक्सेस जाएगी, इस डायरेक्शन में वाई एक्सेस जाएगी, और इस डायरेक्शन में जेड एक्सेस जाएगी। ठीक है ना, तो ये जेड एक्सेस की तरफ जा रही है। अब टाउ वन और टाउ टू को समझने के लिए हम क्या करें, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट जेड इक्वल टू जीरो कर दें। अब ये मोमेंट क्या होता है ये तो पता ही होगा आपको, कि नहीं पता? ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट जेड इक्वल टू जीरो। इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी कि नहीं होगी? समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट जेड इक्वल टू जीरो, ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। ठीक है, सो व्हेन समेशन ऑफ मोमेंट जेड इक्वल टू जीरो होगा, तो यानी जेड एक्सेस के अबाउट जितनी फोर्सेस हैं सबका मोमेंट कैलकुलेट करेंगे और इसके अबाउट रख देंगे, और उन सबको ऐड करके इक्वल टू जीरो कर देंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो z एक्सेस के अबाउट, अच्छा जो लोग ये कह रहे हैं ना कि सर आप कमेंट पे ध्यान मत दो, वो खुद भी कमेंट कर रहे हैं, तुम भी कमेंट पे ध्यान मत दो। ठीक है, तो कोई भी कमेंट पे ध्यान नहीं देगा, ना कोई कमेंट करेगा। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो सब पढ़ेंगे, और फिर पढ़ने के बाद फिर कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। तो अभी पूरा दिमाग समझने पे लगाओ कि मैं समझा क्या रहा हूं। ठीक है ना, अभी पूरा दिमाग समझने पे लगाओ, जब पूरा हो जाए फिर पूछना। ठीक, कोई कमेंट नहीं अब। तो ये समझो कि अगर आपको टाउ वन और टाउ टू के बीच का रिलेशनशिप निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जेड एक्सेस के अबाउट देखना पड़ेगा मोमेंट जीरो होना चाहिए। क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो ये जेड के अबाउट रोटेट नहीं होगा, जेड के अबाउट रोटेट नहीं होगा। ठीक है ना, तो जेड के अबाउट मोमेंट जीरो कर देते हैं। तो पहले टाउ वन की वजह से निकालते हैं। अच्छा, टाउ वन तो शियर स्ट्रेस है, तो पहले इसको एरिया से मल्टीप्लाई करके इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टाउ वन इज द शियर स्ट्रेस, पहले शियर स्ट्रेस को एरिया में कन्वर्ट करते हैं। तो ये वाला जो एरिया था ये भी ए था, और ये वाला एरिया था ये भी ए था। सारे के सारे जो क्रॉस सेक्शनल एरियाज हैं, ये सारे के सारे जो प्लेन एरियाज हैं, ये सब के सब ए हैं। ठीक है, तो यहां पर फोर्स कितनी हो गई है, टाउ वन इंटू कैपिटल ए। ठीक है ना, अब ये जो डिस्टेंस है, ये मान लेते हैं कि सारे के सारे डिस्टेंस ना किसके बराबर हैं, ये सारे के सारे डिस्टेंस बराबर हैं, मान लिया ये सारे के सारे डिस्टेंस बराबर हैं बी के। ये हो गया बी। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस भी हो जाएगा बी। ठीक है, और ये वाली हाइट भी हो जाएगी बी। ठीक है, ये सब के सब डिस्टेंस बी के बराबर हैं, बी के बराबर हैं। तो टाउ वन इंटू एरिया कर दिया, टाउ वन इंटू एरिया कर दिया, इससे तो फोर्स आ गया। और मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से ये वाला जो फोर्स जा रही होगी ऐसे में ऊपर की तरफ लग रही होगी ये फोर्स ऐसे में,
ये जो फोर्स लग रही है, फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से ले लेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये रही फोर्स टाउ इनटू एरिया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी, दैट विल बी इक्वल टू, अब ये किसके बराबर हो जाएगी, यहां पर है टाउ टू, ठीक है ना। तो ये तो आ गया मोमेंट, ठीक है, मोमेंट आ गया। ये किस डायरेक्शन में जा रहा था, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जा रहा था। अब टाउ टू वाला मोमेंट जो जा रहा है क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज वाला मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर हो जाएगा, तभी तो टोटल मोमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज वाला मोमेंट लिया, अब यहां से क्लॉकवाइज वाला मोमेंट लगाई देंगे और इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो ये जो क्लॉकवाइज वाला मोमेंट है, अब ये देखते हैं, तो टाउ टू इस डायरेक्शन में जा रहा है, टाउ टू इस डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स कितनी आ जाएगी, टाउ टू इंटू एरिया, फोर्स कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू टाउ टू इंटू एरिया। ये आ जाएगी फोर्स ये वाली शियर स्ट्रेस की वजह से, है ना, ये वाली शियर स्ट्रेस की वजह से ये फोर्स आ गई है। अब इस फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जेड एक्सेस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इंटू बी, दैट विल बी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, ठीक है ना। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए हैं। यहां से कॉमन टर्म्स कैंसिल कर देते हैं, बी और बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए और ए कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा टाउ वन विल बी इक्वल टू टाउ टू, टाउ वन और टाउ टू एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो परपेंडिकुलर फेस हैं या फिर एडजेसेंट फेस हैं, बगल बगल वाले फेस हैं, इनके ऊपर भी जो शियर स्ट्रेस आएगी वो दोनों बराबर होंगी, ठीक है, ठीक है। शियर स्ट्रेस विल बी इक्वल टू, शियर स्ट्रेस ऑन दीज टू प्लेन्स विल आल्सो बी इक्वल। इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस। तो ऑन परपेंडिकुलर प्लेन, जो दो परपेंडिकुलर प्लेन्स के ऊपर शियर स्ट्रेस आती हैं, इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस ऑन, यानी ये चीज समझ में आ गई कि शियर स्ट्रेस दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स के ऊपर भी इक्वल होंगी। तो शियर स्ट्रेस ऑन परपेंडिकुलर प्लेन्स इज इक्वल, इक्वल, ठीक है ना। अब ये कंडीशन कैसे आ रही है, ये मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन से आ रही है, ठीक है ना। तो दिस विल बी ड्यू टू, दिस विल बी ड्यू टू मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन, मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्लियर है, चलो अब देखो ये पूरा का पूरा समझा दिया। अब आपको जो चीज डाउट है तब वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। नाउ यू कैन आस्क योर डाउट। तो वट एवर आई हैव एक्सप्लेन, सर आप डाउट क्यों नहीं देखते, मैं इसलिए नहीं देखता क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूं ना तब डाउट देखने का मतलब नहीं है, तब तुमको पढ़ना पढ़ना होना चाहिए, तब डाउट नहीं होने चाहिए। जब मैं पढ़ाना खत्म कर दूं ना, अब आप डाउट पूछो, जो डाउट है आप पूछो। सुजीत बताओ डाउट क्या है। ऑब्वियसली वॉल्यूम फुल है सर, साउंड इशू देखिए। तो भैया मेरे यहां से भी वॉल्यूम फुल है, यहां पर पूरा रेड पे जा रहा है ड्यू टू बफरिंग। रिपीट कर दीजिए, परपेंडिकुलर में फोर्स कैसे लगाएं, क्या डाउट था। अपोजिट प्लेन में शियर स्ट्रेस सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकता, अपोजिट प्लेन पे शियर स्ट्रेस सेम डायरेक्शन में हो जाएगा बेटा, तब तुम समीशन एफ वाई इक्वल टू जीरो करके देखो जरा। ये तो कल ही बताया था, कल बताया था, कल की क्लास ही तुमने रिपीट नहीं करी है ना, रिवाइज नहीं किया। और ये तो बताने की दोबारा जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, दोनों अगर ऊपर जा रहे हैं तो ये पूरा का पूरा ऊपर नहीं चला जाएगा। अगर एक तरफ ऊपर जा रहा है तो दूसरी तरफ नीचे होगा ही होगा। कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस ये दोनों है, ये दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हो गई, ये दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हो गई, ये दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हो गई, ये दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हो गई। जो शियर स्ट्रेसेस एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेन पे लग रही हैं वो शियर स्ट्रेसेस कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस कहते हैं उनको, ठीक है।
मोमेंट इक्विलिब्रियम एक बार समझा दो, यहां पर मोमेंट ही तो इक्वल किया, समेशन mz इक्वल टू 0 क्या है, मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो मोमेंट में मूव नहीं कर रहा, रोटेट नहीं कर रहा, ये मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन है। यहां पर जब फोर्स में मूव नहीं कर रहा है, समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू 0, ये फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन थी। सर एरिया आर नॉट इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लेन्स देन, तो एलिमेंट क्या ले रहे हैं हम, एलिमेंट क्या ले रहे हैं, एलिमेंट हम क्यूबिक एलिमेंट लेते हैं। जैसे इस पॉइंट के ऊपर हमने फोर्स वगैरह देखना है, तो ये जो पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट तो इसकी तो साइज ही नहीं है, इसका तो कोई डायमेंशन ही नहीं होते ना, वो तो हम एक्सपेंड करके इस पॉइंट को थोड़ा सा एनलार्ज करके इस पे स्टडी कर रहे हैं। तो एनलार्ज करके जब देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये क्यूबिकल एलिमेंट होगा। लेकिन फिर भी अगर मान लो आपको ज्यादा दिक्कत है कि नहीं नहीं क्यूबिकल नहीं लेना है, अलग अलग लेना है, हमने ये जो साइड्स हैं ये सब अलग अलग होंगी, तो तब भी यही आ जाएगा, तब भी आप डिराइव करके देखना सेम चीज ही आएगी, शियर स्ट्रेसेस तब भी बराबर ही आएंगे। ठीक है, अनसिमेट्रिकल हो तो सब बराबर, तब भी बराबर ही आएंगे। Why we cannot use force equilibrium for second case? जितना समझा रहे हैं ना उतना तो समझ लो पहले। फोर्स इक्विलिब्रियम से आ जाएगा, बताओ, इन दोनों के ऊपर तुम लगाओगे फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन से आ जाएगी। भैया जिस कंडीशन से जो चीज निकल रही होगी, डिराइव हो पाएगी, उसी से ही तो निकालेंगे। हम्म, डॉक्टर ने कहा कि एप्पल खाने से तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो तुम ये पूछोगे कि सर केला खाने से तबीयत ठीक क्यों नहीं होगी, सर मुझे तो केला ही खिलाओ। जिस चीज से जो चीज डिराइव होगी वही कंडीशन लगाएंगे। सवाल भी तुम्हारे अजीब रहते हैं। शीयर स्ट्रेस बराबर नहीं हुआ तो बीम फेल हो जाएगा, शीयर स्ट्रेस बराबर ही होगा भाई, होगा ही होगा बराबर। तुम्हारे डाउट भी तो ऐसे रहते हैं, कुछ भी डाउट पूछते हो तुम लोग, तुमको समझ में नहीं आता तुम डाउट क्या पूछ रहे हो, पता है तुमको खुद ही नहीं पता कि तुम क्या डाउट पूछ रहे हो, बस पूछे जा रहे हो कुछ भी। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील इन टेंशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता दें एक बार, ये जो फोर्स जा रही है ना यहाँ पर, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अगर आप इस फोर्स की डायरेक्शन लो तो ये फोर्स जा रही है वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, फोर्स जा रही है वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ये वाली है जेड डायरेक्शन में, तो आप ये समझो कि ये रही जेड डायरेक्शन, ठीक है, और आपकी फोर्स जा रही है ऐसे यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो यही वाला डिस्टेंस होगा ना, यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस बी से रिप्रेजेंटेड है कि नहीं है, ठीक है। तो टाउ वन इंटू एरिया, ये वाले एरिया के ऊपर, ठीक है, ये वाले एरिया के ऊपर जो शियर स्ट्रेस लग रही है वो ऐसे फोर्स लगा रही है इस तरह से, है ना, ये टाउ वन इंटू एरिया हो गई, और ये रही जेड एक्सेस, जेड एक्सेस से इसका डिस्टेंस कितना है, बी डिस्टेंस है, तो यहाँ पर बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब ये वाला देखते हैं टाउ टू, ये वाली टाउ टू इंटू एरिया हो जाएगी, यहाँ पर ये ऊपर वाले प्लेन के ऊपर शियर स्ट्रेस ऐसे लग रही है, जेड एक्सेस अभी भी वैसे ही है, जेड एक्सेस तो चेंज नहीं होगी, है ना, इस वाली कंडीशन के लिए भी जेड एक्सेस ऐसी ही थी, और ये वाली कंडीशन के लिए भी जेड एक्सेस तो यही है, ठीक है ना। तो अब इस एरिया के ऊपर, ये वाले एरिया के ऊपर टाउ टू लग रही है, तो ये जो फोर्स हो गई है ये टाउ टू इंटू एरिया हो गई है। अब इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये रहा बी, तो सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी आ जाएगा, ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अदर मोमेंट भी ले सकते थे, लेके देख लो, बिल्कुल आ जाएगा, उससे भी सेम आंसर आएगा, चाहे इस एक्सेस के अबाउट मूवमेंट ले लो, चाहे इस एक्सेस के अबाउट मूवमेंट ले लो, चाहे इस एक्सेस के अबाउट मूवमेंट ले लो, इन चारों में से किसी के भी अबाउट ले लो मूवमेंट, ठीक है, चाहे तो ये वाली एक्सेस के अबाउट मूवमेंट ले लो, अगर एक के अबाउट ये आंसर आ रहा है तो जितनी भी एक्सेस के अबाउट मूवमेंट लोगे सबके अबाउट सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। अभी सेम लेंथ नहीं हुए, तीन चार बार बता दिया, तुम कान बंद करके रखते हो क्या, सेम लेंथ नहीं हुए तीन चार बार बता दिया है। चलो अगले टॉपिक पर चलते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इक्विलिब्रियम कंडीशन हमेशा ही होगा, सिविल इंजीनियरिंग में इक्विलिब्रियम कंडीशन हमेशा ही होगा, हमेशा।
ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील इन टेंशन। देखो कोई भी मटेरियल है, अगर आपको उसका बिहेवियर समझना है, कोई भी मटेरियल है उसका बिहेवियर समझना है, तो फोर्स लगने पर बिहेवियर कैसा होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जब हम फोर्स लगाएंगे, जब हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने पर उस मटेरियल का बिहेवियर कैसे समझना है, फोर्स लगा के बिहेवियर समझ लेंगे। तो टेस्टिंग करेंगे, पहले तो कोई भी मटेरियल लेंगे उसकी टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो हमने माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन लिया और इसके ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन लिया और माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन जो है वो कुछ इस तरह के शेप का होगा। स्पेसिमेन विल बी समथिंग ऑफ दिस शेप, है ना, इस तरह का शेप होगा माइल्ड स्टील के स्पेसिमेन का, ऐसा। ठीक है ना, और यहां पर गायब कर देते हैं। अब देखो, ये हमारे पास है माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन। ठीक है, अब इस स्पेसिमेन को हमने इस मशीन के अंदर रखा, इस मशीन के अंदर रखा, ये वाली मशीन है, ऐसे करके रख दिया। अब ये ऊपर और नीचे से थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा क्यों करके रखा है, ऊपर और नीचे से, ऊपर से थोड़ा सा चौड़ा है, नीचे से थोड़ा सा चौड़ा है, इस तरह से ऊपर नीचे से थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा करके क्यों रखा है, इसलिए कि अच्छे से ग्रिप बन जाए, ये मशीन इसको अच्छे से पकड़ ले। ठीक है, क्योंकि इसको मशीन खींचेगी इसको, है ना। ये वाली मशीन कौन सी होती है, दिस मशीन इज यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है ये। ठीक है, यूटीएम। ठीक है, अब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर हमने माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन को रखा और फिर हमने क्या किया, हाँ फिक्स होने के लिए, बिल्कुल सही है, अच्छे से ग्रिप बन जाए उसके लिए। तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर स्मेल्ट स्टील के स्पेसिमेन को फंसा दिया अंदर, और फिर हमने धीरे धीरे लोड अप्लाई करना चालू किया। धीरे धीरे जब लोड अप्लाई करना चालू किया तो टेंशन लोड अप्लाई कर रहे हैं, अभी टेंशन में के अंदर देख रहे हैं, तो टेंशन लोड अप्लाई करना चालू किया। तो लोड को क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, डिफॉर्मेशन आता जाएगा, और जैसे जैसे डिफॉर्मेशन होता जाएगा वैसे वैसे स्ट्रेसेस भी डेवलप होती जाएंगी। मतलब डिफॉर्मेशन होता जा रहा है, इसका मतलब क्या है, स्ट्रेन आता जा रहा है। ठीक है ना, तो हमने क्या अप्लाई किया मशीन के थ्रू, मशीन के थ्रू अप्लाई किया लोड, लोड अप्लाई, लोड अप्लाई किया, लोड अप्लाइड थ्रू यूटीएम, यूटीएम के थ्रू हमने लोड अप्लाई किया इसके ऊपर। जब लोड अप्लाई किया और लोड की वैल्यू धीरे 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 बढ़ती गई, और जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इसके अंदर डिफॉर्मेशन आता जाएगा, डिफॉर्मेशन आता जाएगा। सो लोड इज अप्लाइड, डिफॉर्मेशन is occurring, deformation is occurring means strain is occurring, strain is occurring, strain अकर कर रहा है मतलब stress is generated, स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, स्ट्रेस जनरेट हो रहा है टू टू रेजिस्ट स्ट्रेन, टू रेजिस्ट मोर डिफॉर्मेशन। ठीक है, और डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। ठीक है ना, तो जैसे जैसे लोड बढ़ाते जा रहे हैं, लोड बढ़ाने के साथ साथ क्या हो रहा है, इसका डिफॉर्मेशन होता जा रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है मतलब स्ट्रेन हो रहा है, स्ट्रेन हो रहा है। अब उस स्ट्रेन को या और डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए मटेरियल के अंदर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है ना। तो जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, लोड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिफॉर्मेशन बढ़ता जाएगा, डिफॉर्मेशन बढ़ता जा रहा है मतलब स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, और स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है यानी उसको रेजिस्ट करने के लिए जो स्ट्रेस भी है बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, अब अगर और ज्यादा डिफॉर्मेशन करना है तो लोड को और बढ़ाना पड़ेगा, जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है ना, क्लियर है, ठीक। अब जब हमने देखा कि इसके अंदर स्ट्रेन भी आ रहा है और इसके अंदर स्ट्रेस भी आ रहा है,
स्ट्रेन भी आ रहा है और स्ट्रेस भी आ रहा है, लोड बढ़ाते जा रहे हैं, धीरे धीरे स्ट्रेन आ रहा है और धीरे धीरे स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है। तो फिर हमने क्या किया, इस माइल्ड स्टील के स्पेसिमेन के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का हमने कर्व बनाया, ग्राफ बनाया, ठीक है ना। तो लोड जब अप्लाई करते जा रहे हैं, लोड अप्लाई करते जा रहे हैं, तो लोड हमको पता चलता जा रहा है मशीन पे कि कितना लोड बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे करके कितना लोड बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे लोड बढ़ता जा रहा है, इसका डिफॉर्मेशन या इलोंगेशन पता चलता जा रहा है ना। यहाँ पर हम स्ट्रेन गेज लगा देंगे, स्ट्रेन गेज से पता चल जाएगा कि कितना इलोंगेशन होता जा रहा है ना। जैसे जैसे इलोंगेशन पता चलता जाएगा, तो जब लोड बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर लोड कैसा है, एक्सियल लोड है, एक्सियल लोड से हम स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सियल लोड जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्ट्रेस कैलकुलेट किया जा सकता है, स्ट्रेस कैलकुलेट करते जाएंगे। डिफॉर्मेशन जो होता जा रहा है वो हम मेजर करते जा रहे हैं स्ट्रेन गेज से, इसके अंदर जो डिफॉर्मेशन होगा, इसकी जो लंबाई बढ़ती जाएगी वो हम स्ट्रेन गेज से मेजर करते जाएंगे, ठीक है। डिफॉर्मेशन मिल गया, डिफॉर्मेशन को ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर देंगे, लेंथ से डिवाइड किया तो हमको स्ट्रेन मिल गया। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन लोड और डिफॉर्मेशन से मिल जाएंगे। जब स्ट्रेस और स्ट्रेन मिल जाएंगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का कर्व बनाते जाएंगे, जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का कर्व प्लॉट होता जाएगा, ठीक है ना। तो स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच का जो कर्व है, जो ग्राफ है, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर y एक्सिस पर हम रख लेते हैं स्ट्रेस और x एक्सिस पर रख लेते हैं हम स्ट्रेन, ठीक है ना। और अब इनके बीच का जो कर्व है वो ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएंगे, ये इस तरह से आएगा, ये इस तरह से आएगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे आया है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से आया है कि नहीं आया, जल्दी बताओ। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से आया, इस तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमको देखने को मिला, ठीक है। तो यहां पर है स्ट्रेस y एक्सिस पर और यहां पर है स्ट्रेन, ठीक है, x एक्सिस पर स्ट्रेन। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यहां पर हम इस तरह से हमको देखने को मिल रहा है, क्लियर है। अब ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तो एक बार को मिल गया हमको, अब क्या करना है, इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का बिहेवियर समझते हैं, है ना। और अलग अलग पॉइंट डिफाइन करेंगे हम इसके ऊपर, तो वो पॉइंट क्या है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो पॉइंट क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर जो पॉइंट्स आते जा रहे हैं वो समझते चलते हैं धीरे धीरे करके। शुरुआत में हमने क्या देखा, शुरुआत में हमने देखा कि शुरुआत तो हुई जीरो से, ठीक है ना। सब लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। शुरुआत में जब कोई लोड नहीं था, जब कोई लोड नहीं था तो कोई डिफॉर्मेशन नहीं था, कोई डिफॉर्मेशन नहीं था, कोई स्ट्रेन नहीं था, स्ट्रेन नहीं था तो स्ट्रेस भी नहीं था, ठीक है ना। धीरे धीरे लोड बढ़ाते गए और जैसे जैसे लोड बढ़ता गया वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ा, लोड बढ़ने के साथ साथ डिफॉर्मेशन बढ़ा, डिफॉर्मेशन बढ़ा मतलब स्ट्रेन बढ़ा, स्ट्रेन बढ़ा तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेसेस भी बढ़ते गए। तो जैसे जैसे लोड बढ़ाते जा रहे हैं स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स दोनों बढ़ते जा रहे हैं, लोड बढ़ाने के साथ साथ स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत में जो कर्व है ना, ये पता है क्या है, एकदम एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन है। शुरुआत वाला कर्व ना एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन है, एकदम। अब मैंने तो बनाया है एकदम स्केल से नाप के नहीं बनाया, लेकिन कोशिश की है कि एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन आए, ठीक है ना। लेकिन जब हम ऑब्जर्व करते हैं ना, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, एकदम एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन आती है, एकदम एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन शुरुआत में, ठीक है ना। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन जिंदगी भर थोड़ी चलती रहेगी, कुछ एक लिमिट होती है इसकी स्ट्रेट लाइन की। जहां तक ये स्ट्रेट लाइन है उसको कहते हैं हम प्रोपोर्शनल लिमिट। पॉइंट ए से रिप्रेजेंट किया और उसको हमने क्या कहा, प्रोपोर्शनल लिमिट। लीनियर रीजन हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन रीजन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पोर्शन हो जाएगा, ये लीनियर रीजन हो जाएगा। जहां पर ये स्ट्रेट लाइन होना बंद हो गया, वो वाला रीजन है ना, जिसके आगे अब और स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो जहां तक स्ट्रेट लाइन है उसको हम कहेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या कहेंगे उसको, प्रोपोर्शनल लिमिट। क्यों कहेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि जब ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला जो ए पॉइंट मिल गया, ये क्या मिल गया, ए पॉइंट इज प्रोपोर्शनल लिमिट। क्लियर है सबको, क्योंकि यहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। अब इसके आगे और चले, अच्छा अब देखो, जैसे आपने लोडिंग यहां तक की थी, अब लोड को हटा दिया तो क्या होगा, लोडिंग जब यहां तक की थी तो स्ट्रेस इतना आ गया था और स्ट्रेन इतना आ गया था, इतना स्ट्रेन आ गया था और इतना स्ट्रेस आ गया था, ठीक है ना।
इस पॉइंट तक लोडिंग की थी, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन पता चल गए थे, ठीक है। अब अगर मैं लोड हटा देता हूं तो क्या होगा, जितना ये खिंच गया था ना वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस चला जाएगा, है ना। इस लिमिट तक मैंने किया तो जहां तक जितना खिंच गया था अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक वापस चला जाएगा, इस लिमिट तक किया था वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया। यहां तक लोडिंग करी तो इतना स्ट्रेन आ गया, इतना स्ट्रेन आ गया, इतना स्ट्रेस आ गया, ठीक है ना। तो स्ट्रेन और स्ट्रेस पता चल गए, लेकिन फिर यहां तक लोडिंग करने के बाद फिर से मैंने लोड हटा दिया। जब मैंने लोड हटाया तो वापस से ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस से आ गया, और आगे तक बढ़ाया, ठीक है। यहां तक भी लोडिंग करी तो वापस से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में चला गया लोड हटाने के बाद। यहां तक लोडिंग करी तो लोड हटाने के बाद वापस से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में चला गया, और आगे तक लोडिंग करी। तो ऐसा करते 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 हम देखते जा रहे हैं कि किस लिमिट तक ऐसा हो रहा है कि जब मैं लोड हटाऊं तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर ले, ठीक है। जब तक जिस लिमिट तक ऐसा होगा कि उस लिमिट तक मैंने लोड लगाया, उस लिमिट तक मैंने स्ट्रेसेस को और स्ट्रेन्स को पहुंचाया, और वहां पर भी अगर ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है, वो मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, वो मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी इलास्टिक लिमिट। तो उस इलास्टिक लिमिट को मैंने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब समझे सबके सबके, नहीं समझे? प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब समझे, और इलास्टिक लिमिट का भी मतलब समझ गए। प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट, इन दोनों के बीच में कंफ्यूज होना है क्या? नहीं होना। प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट के बीच में कंफ्यूज नहीं होना। प्रोपोर्शनल लिमिट कहां तक है, जब स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है तब तक प्रोपोर्शनल लिमिट है, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है तो नाम कुछ और थोड़ी दे देंगे, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल लिमिट हो जाएगी। इलास्टिक लिमिट कब तक है, जब तक हमने लोड अप्लाई किया, है ना, और जब लोड अप्लाई करने से हटा दिया, लोड को रिमूव कर दिया, वापस से ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है, तब तक हो जाएगी इलास्टिक लिमिट, ठीक है। अब इलास्टिक लिमिट के बाद क्या होता है, एक छोटा सा ऊपर पॉइंट आता है सी डैश, इसे कहते हैं हम अपर यील्ड पॉइंट, ठीक है, इसे कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट। और नीचे यहां पर एक पॉइंट आता है सी, इसे कहते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा कि हमको स्ट्रेस बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, स्ट्रेस बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, ठीक है। तो स्ट्रेस बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, स्ट्रेन अपने आप बढ़ता जा रहा है, बिना स्ट्रेस बढ़ाए स्ट्रेन बढ़ता ही जा रहा है, स्ट्रेन बढ़ता ही जा रहा है, स्ट्रेन बढ़ता ही जा रहा है, जबकि स्ट्रेस कांस्टेंट लिमिट पर है, स्ट्रेस कांस्टेंट लिमिट पर है, स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन ऐसा कब तक होगा, एक लिमिट आएगी इसकी भी, है ना। तो डी पॉइंट तक ऐसा हो रहा है कि जब हम स्ट्रेस बढ़ा, स्ट्रेन अपने आप ही बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेन को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेन को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा लोड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, स्ट्रेस बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ये क्या हो रहा है कि बढ़ता जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस लिमिट के बाद वापस से मटेरियल ने दम दिखाना चालू कर दिया। मतलब यहां पर हम देख रहे थे कि मटेरियल में दम ही नहीं बची एक तरह से। एक बार मैंने लोड लगाया लगाया लगाया, खींचता जा रहा हूँ खींचता जा रहा हूँ, लोड एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है। लेकिन जब इस लिमिट पर पहुंच गया तो मैंने देखा कि उतना ही लोड पे मटेरियल खिंच ही जा रहा है, खिंच ही जा रहा है, मैंने एक्स्ट्रा लोड लगाया ही नहीं, मुझे और ज्यादा दम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। मान लो मैंने 100 किलो न्यूटन की दम लगा तक तक तो मुझे बढ़ाता जाना पड़ रहा था, लेकिन 100 किलो न्यूटन आया तो उसके बाद से मटेरियल एक तरह से बहने ही लगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, इसका डिफॉर्मेशन होता जा रहा है, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा लोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन डी पॉइंट के बाद क्या होगा, फिर से अगर मुझे और एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन चाहिए, और एक्स्ट्रा स्ट्रेन चाहिए, तो मुझे फिर से लोड को इंक्रीज करना पड़ेगा, फिर से लोड बढ़ाना पड़ेगा। तो अब मैं फिर से लोड को बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। मटेरियल ने दोबारा से दम दिखाना चालू कर दिया है, वापस से मटेरियल ने मजबूती दिखाना चालू कर दिया है, तो मुझे और ज्यादा लोड लगाना पड़ेगा और ज्यादा डिफॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना। अब ऐसा कब तक होगा, जब तक मैक्सिमम स्ट्रेस तक नहीं पहुंच जाते, मैक्सिमम स्ट्रेस तक नहीं पहुंच जाते, इस जगह पर मटेरियल जो है वो मैक्सिमम लोड लेगा, इस जगह तक मटेरियल मैक्सिमम लोड लेगा, इसे कहेंगे पॉइंट ई, ठीक है, ई पॉइंट। फिर उसके बाद क्या होगा, मटेरियल अब तो कह रहा है कि बस खत्म, ठीक है। अब क्या होगा कि मुझे और ज्यादा स्ट्रेन चाहिए ना, तो मुझे तो लोड बल्कि कम करना पड़ेगा। मटेरियल ने अब ऐसी हार मान ली है कि मैं कह रहा हूं कि भैया लोड कम कर देता हूं, लेकिन और डिफॉर्म मत हो। मटेरियल फिर भी डिफॉर्म होता जा रहा है, लोड भी कम होता जा रहा है, डिफॉर्मेशन भी बढ़ता जा रहा है। और अब यहां पर आके एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये टूट जाएगा, तड़ाक, खत्म, फ्रैक्चर, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर फ्रैक्चर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट क्या था, ए पॉइंट ये था प्रोपोर्शनल लिमिट, बी क्या था पॉइंट इलास्टिक लिमिट, सी डैश था अपर यील्ड पॉइंट, सी था लोअर यील्ड पॉइंट। ये वाला जो पोर्शन है ये होता है यील्ड प्लेट्यू, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज यील्ड प्लेट्यू। और डीई पोर्शन होता है, ये होता है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, ये होता है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, और स्ट्रेन बढ़ाने के लिए मटेरियल हार्ड होता जा रहा है, ठीक है ना, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। और ये ईएफ होता है स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन, या इसे कहते हैं नेकिंग रीजन। तो ये सारे के सारे रीजन्स, ये सारे के सारी रीजन्स और पॉइंट्स हमको लिख लेने हैं, ठीक है ना। तो बी तक क्या हो जाएगा, बी तक क्या हो जाएगा, बी तक हो जाएगा इलास्टिक लिमिट, पॉइंट बी तक हो जाएगा इलास्टिक लिमिट, पॉइंट डी तक हो जाएगा, पॉइंट डी तक क्या हो जाएगा यील्ड प्लेट्यू, है ना, ये वाला रीजन हो जाएगा नेकिंग रीजन, नेकिंग रीजन इसके बाद होगा ये वाला हो जाएगा अल्टीमेट स्ट्रेस वाला पॉइंट। ठीक है, ये सब लोग बना लो, ड्रॉ कर लो जल्दी से। सब लोग ड्रॉ कर लेंगे इसको, ठीक। और ठीक है, सारे के सारे रीजन्स ना लिख लेते हैं, ठीक है। दिस इज इलास्टिक रीजन, इलास्टिक रीजन या इलास्टिक रेंज, ठीक है। और यहां से यहां तक पूरी हो जाएगी प्लास्टिक रेंज, यहां से यहां तक पूरी हो जाएगी प्लास्टिक रेंज, ठीक है ना। ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा दिस पोर्शन यील्ड प्लेट्यू, यील्ड प्लेट्यू, ये वाला पोर्शन हो जाएगा स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। और ये वाला पोर्शन हो जाएगा नेकिंग रीजन या स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन, नेकिंग रीजन या स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन। दिखाई दे रहा है अच्छे से। चलो अब आप डाउट पूछो, है ना, आप लिखते भी जाओ ड्रॉ भी करते जाओ। मटेरियल ने सी पॉइंट पर लोड लेना बंद कर दिया था, फिर सडन डी से ई कैसे लिया, ये सब, ये तो मटेरियल ने जिस तरह से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आया ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर कई सारी थ्योरीज हैं कि यहाँ पर डिसलोकेशन ऑफ कार्बन एटम्स होता है, ये सब होता है, उस तक जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात, ठीक है ना। ये अचानक से मटेरियल के अंदर ऐसा क्यों होने लग गया, इसके ऊपर थ्योरीज हैं, ऐसा इसलिए होने लग जाता है। अब मटेरियल के एटम्स के अंदर घुस के तो किसी ने देखा नहीं है ना। तो डिसलोकेटेड कार्बन एटम्स की वजह से थ्योरी आती है कि डिसलोकेटेड कार्बन एटम्स की वजह से ऐसा होता है, तो होता है तो होता है भैया, लेकिन वहां तक आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर। सर अपर एंड लोअर यील्ड एक बार बता दीजिए, बता देंगे, अभी रुक जाओ, अपर एंड लोअर यील्ड पॉइंट बताएंगे दोबारा से। सर बस इलास्टिक लिमिट एंड प्रोपोर्शनल लिमिट में डिफरेंस बता दीजिए। इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट में डिफरेंस क्या है।
इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है कि जिस लिमिट तक आपने मटेरियल को लोड किया, आपने इलास्टिक लिमिट तक अगर मटेरियल को लोड किया और फिर उस लोड को हटा दिया तो क्या हुआ, वापस से ओरिजिनल शेप और साइज में आ गया, वापस से रिकवर हो गया। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब ये है, प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब ये है कि यहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर डिफरेंस? व्हाट इज डी पॉइंट? डी पॉइंट का कोई नाम नहीं है। डी पॉइंट मतलब है ये पॉइंट, ठीक है, लेकिन इसको इसको कोई स्पेसिफाइड नाम नहीं है कि ये डी पॉइंट को ये कहते हैं। डी पॉइंट को कुछ नहीं बोलते हैं, कोई नाम नहीं है, कोई नाम दिया नहीं गया है ना। सी डैश टू सी रीजन भी कोई रीजन नहीं है, सी डैश टू सी भी कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया है उस रीजन का। सर आफ्टर डी पॉइंट सेम रेट से फोर्स लगेगा? हाँ, फोर्स तो हम लगा रहे हैं ना, फोर्स तो मशीन से लगाया जा रहा है, तो मशीन से सेम रेट से ही फोर्स लगाती जा रही है मशीन तो। ई पॉइंट को क्या बोलेंगे? अल्टीमेट पॉइंट बोलेंगे, अल्टीमेट पॉइंट, ठीक है। एफ पॉइंट को फ्रैक्चर पॉइंट बोलेंगे। ये लिखवाएंगे, अभी पॉइंट के नाम लिखवाएंगे, अभी ये डायग्राम बना लो, है ना, नाम भी लिखवाएंगे। एंड्योरेंस लिमिट क्या है? वाह, बहुत बढ़िया। एंड्योरेंस लिमिट क्या है ये अभी पूछना है तुमको। जब एंड्योरेंस लिमिट पढ़ाया जाएगा तब तुम कुछ और पूछोगे, मतलब जब जो पढ़ाया जाना है तब वो पढ़ो। सिलेक्शन पता है क्यों नहीं होता है? यही कि कूदते रहना फालतू की चीज, पहले जब जो चीज पढ़ रहे होते हैं तब वो नहीं पढ़ना, तब कुछ और पढ़ना है। सीडी क्या लिखे हैं? सी से डी लिखे हैं, यील्ड प्लेट्यू। चलो इसको जरा अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, अच्छे से लिख देते हैं। यील्ड प्लेट्यू, ये वाला हो जाएगा स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। ठीक है, और ये ईएफ हो जाएगा स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन या और नेकिंग रीजन। कितने बज गए हैं? 7:30 हो गए? चलो 7:30 हो गए हैं तो फिर आज की क्लास फिर यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन 5 मिनट और रुको, 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट। यहाँ पर ना वैल्यूज लिख लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर इलास्टिक लिमिट खत्म होती है ना, ये वाली लिमिट इलास्टिक लिमिट, यहाँ पर कितनी स्ट्रेन आती है ये देख लो। तो ये आती है लगभग 0.12% के आसपास, ठीक है ना। इस पॉइंट पर जब प्लास्टिक रेंज खत्म होती है ये आती है 1.2 से 1.8%, ठीक है। और यहाँ पर इस जगह पर स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन जब खत्म होता है यहाँ पर आती है 10% से 15% तक, 10 से 15%। और यहाँ पर आती है फ्रैक्चर पॉइंट पर, जब फ्रैक्चर होता है यहाँ पर आती है 20 से 30%, 20 से 30%, ठीक है। ये इतना लिख लेना, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया माइल्ड स्टील का, ठीक है। अभी इसी के ऊपर डिस्कशन चलेगा हमारी नेक्स्ट क्लास में, है ना, इसके ऊपर डिस्कशन चलेगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो चलो अभी ये वाली क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।
बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।